नमस्कार, मैं जेरोक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम में पार्षद चुनाव को लेकर के काफी प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं। मार्केटों में, चौराहों पे, चाय के दुकानों पे, पान के दुकानों पे भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हो चुकी है। फिलहाल मैं मौजूद हूं इस वक्त वार्ड नंबर 55 प्रहलाद घाट में, जहां हमारी मुलाकात जो है रवि यादव उर्फ कल्लू जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम उनकी राजनीतिक करियर के बारे में और वो ये चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और उनका मकसद क्या है। सभी तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाद में जो होता है वो अपना बैकग्राउंड मजबूत करते हैं और अपना जो है नेक्स्ट फ्यूचर तैयार करते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये मैदान में उतर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं की जुबानी और बात करेंगे रवि यादव उर्फ कल्लू। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अच्छा, ये हमें बताइए कि आप ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये किसी सिंबल से लड़ रहे हैं या निर्दल लड़ने वाले? समाजवादी पार्टी से मैं दावेदारी कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी का वर्तमान का महानगर सचिव हूं। समाजवादी पार्टी का विभिन्न कई पदों पर मैं रह चुका हूं। जैसे कि मैं समाजवादी पार्टी का महानगर सचिव, युवजन सभा के महानगर उपाध्यक्ष, लोहियावानी के महानगर सचिव, दक्षिणी विधानसभा मेन बॉडी के उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी लोहियावानी के जिला सचिव, पूर्व में वार्ड अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, वार्ड प्रभारी, महानगर कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी के कई पदों पर ऐसे रह चुके हैं जिनका मैं आपको क्या बताऊं। रह चुके हैं, अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल किस लेवल पे हैं आप? फिलहाल वर्तमान में महानगर सचिव हूँ और अभी जो चुनाव बीता है विधानसभा का, उसमें मैं इस वार्ड का सेक्टर प्रभारी था। अच्छा, तो ये जो आप पद छोड़ते गए और दूसरा पद जो है लेते गए, इसके पीछे क्या रीजन? इसके पीछे कि मैं 20-25 साल से समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आया हूँ। मेरे काम को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने मेरा उपलब्धियां बढ़ाते चली गई, प्रमोशन करती चली गई। जी, तो हमें ये बताइए, आप अगर मान लीजिए पार्टी टिकट नहीं देती है, उस कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं? ये कंडीशन में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बात होगी इस विषय पर। जी, ये पार्टी विचार करेगी और पार्टी से बैठ के बात होगी इसके लिए। जी, वो तो आपका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। यहाँ जनता को हमें ये बताइए, जनता को बताइए कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे या छोड़ देंगे? उस समय अगर जनता की मांग मेरे प्रति रहेगी, अगर जनता मुझसे कहेगी, तो फिर मैं विचार बनाने के लिए सोचूंगा। मतलब ये उत्तर जो है जनता देगी कि मतलब जनता क्या चाहती है? जी, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि अगर जनता मुझे पसंद करेगी, जनता मुझसे कहेगी कि अगर आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप क्या करेंगे। अगर जनता मेरे साथ रहेगी, वार्ड नंबर 55 प्रहलाद घाट के जनता मेरे साथ रहेगी और जनता का प्यार मेरे साथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो मैं उनके साथ खड़ा उतरूंगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे तो और भी प्रत्याशी होंगे जो समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे होंगे? जी, जो और भी प्रत्याशी हैं, पहले तो उनका वार्ड ये नहीं है। ये आपके वार्ड में कोई समाजवादी पार्टी से आए दावेदारी नहीं किया है? एक दो लोग और हैं, लेकिन जो इस वार्ड के मतलब कामेश्वर महादेव थे, ये वार्ड नंबर पहले 55 कामेश्वर महादेव थे। इसमें 20-25 साल मैंने हर बूथों पे वर्ग किया है, मैंने काम किया है समाजवादी पार्टी के लिए। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, लोकसभा का हो, MLC का हो, वार्ड का चुनाव हो, सभी चुनाव में मैंने वार्ड का काम किया हूँ। और प्लस ये आरक्षण आने पर जो होता है क्या, परिसीमन जो बदलाया, तो मेरे वार्ड का 11 बूथ, 12,000 वोट मेरे वार्ड का वोट है, तो 4 बूथ दूसरे क्षेत्र का इसमें जोड़ दिया गया। इसका नाम प्रहलाद घाट रख दिया गया, जो कि देखेंगे तो 80% वोटर मेरे क्षेत्र के हैं। अच्छा, ये बताइए, मुझे ये बताइए, मान लीजिए टिकट अगर पार्टी नहीं देती है तो आप जिसको पार्टी देगी उसको सपोर्ट करेंगे या निर्दल पे चुनाव लड़ेंगे? जी, वो जनता के ऊपर निर्भर है। अच्छा, जनता मुझे जैसा कहेगी, अगर जनता का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं इसका निर्णय फिर लूंगा। अभी मैं कुछ बताने। अच्छा सर, ये बताइए कि जनता का ये आरोप है कि जितने भी प्रत्याशी होते हैं सभासद, चुनाव जीत जाने के बाद वो अपना जो है बैकग्राउंड मजबूत करते हैं, फ्यूचर भविष्य बनाने में लग जाते हैं और जनता के प्रति ध्यान जो होता है उनका बड़ा वीक हो जाता है।
और जो भी बजट जिस भी तरीके से पास करते हैं कराते हैं उसका फायदा जो है अपने पर्सनल लाइफ में जो है यूज करते हैं, ऐसा ये जनता का आरोप है। तो आप जो ये चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या सोचकर आप मैदान में आए हैं? आप भी वही करने वाले हैं या वास्तव में जनता के साथ भलाई करने वाले हैं? मैं जनता की भलाई के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मैं 25 साल से विगत 25 साल से समाजवादी पार्टी का सेवा किया और मैं पार्टी से वर्तमान में मेरी सरकार भी रही 2017 के पहले, तो मैं कभी सरकार से भी कोई लाभ नहीं लिया हूँ। मैं निस्वार्थ ईमानदारी से पार्टी का भी काम किया, कोई लाभ नहीं लिया। अब मैं अभी भी चुनाव जो लड़ने चाहता हूँ तो मेरा ये शौक है, जनता के लिए काम करने का मेरा इच्छा है और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जो मैं अपना घर भरूं या मैं अपने परिवार को मजबूत करूं। मेरा ये सिद्धांत, मेरे क्षेत्र में जो गरीब वर्ग है जिसका घर नहीं चल रहा है, मैं ऐसे लोग को अगर मैं पार्षद बन जाता हूं तो उनका कहीं अगर वो मजबूत होते हैं मेरे वजह से तो मैं उनको मजबूत करने का काम करूंगा अपने क्षेत्र की जनता के लिए। जैसे कुछ पार्षद तो बन जाते हैं, अपने घर पर अपने भाई को, अपने बड़े भाई को सुपरवाइजर में बना देते हैं या उनको शौचालय में उनका ड्यूटी लगा देते हैं नगर निगम द्वारा, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं अपने क्षेत्र के जो गरीब वर्ग हैं जिनके घर में 2 वक्त खाने के लिए दिक्कत होता है, मैं वैसे आदमी को सुपरवाइजर या नगर निगम में ड्यूटी लगाऊंगा या उनका कहीं ऐसा व्यवस्था होगा जो मेरे माध्यम से होगा, मैं उनके परिवार चलाने के लिए उनका कार्य करूंगा। इस बात की क्या गारंटी है? जनता इस बात को कैसे सच माने? क्योंकि जो भी लोग मैदान में आता है सब तो यही वादा करता है कि एक बार मुझे जिता करके देखिए, एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, लेकिन भरोसा उनका जो है, भरोसे का जो है कत्लेआम कर दिया जाता है चुनाव जीत जाने के बाद। तो जनता को आप ये कैसे भरोसा दिलाएंगे, कैसे ये उम्मीद करेंगे कि जनता जो है आपके साथ है? जी देखिए, जनता का भरोसा तो मेरे कहने के अनुसार तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर खरा भी उतरूंगा क्योंकि मेरा अपना स्वभाव बचपन से एक अलग है, मेरी एक अलग पहचान है। पूरे बनारस में मेरे नाम से लोग जानते हैं, रवि यादव कल्लू। तो मेरा एक अपना पहचान है, मैं ईमानदारी से रहता हूँ और मैं कोई किसी के साथ किसी स्वार्थ से किसी से नहीं जुड़ा हूँ। अब प्लस इस वार्ड में आया हूँ, इस वार्ड का मैं बेटा हूँ, इस वार्ड का मैं रहने वाला हूँ, मेरे पुरखों ने यहाँ पर बिताया है। मैं इसी क्षेत्र का 4, 5, 6 पीढ़ी मेरे क्षेत्र में मेरे दादा परदादा उनके भी पहले लोग रहे हैं, तो मैं इस क्षेत्र का मेरे परिवार से 6-7 पीढ़ी से चले आ रहे हैं और मैं इस क्षेत्र का भला के लिए और इनकी जितनी भी समस्या होगी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके लिए खरा उतरूंगा। और प्रत्याशी तो बहुत आते हैं, वो बताते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर वो जीतने के बाद तो आप सही करेंगे बदल जाते हैं, लेकिन जैसा मैं आज हूँ वैसा ही मेरा स्वभाव कल भी रहेगा, जीतने के बाद भी उसी तरह मैं कल भी लोग से प्यार से बतियाऊंगा, उनका समस्या जैसे आज खड़ा हूँ उनके लिए कल भी खड़ा रहूंगा। अच्छा, हमें ये बताइए कि मान लीजिए आपको यहाँ की जनता जो है चुनाव जिता देती है, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सर्वप्रथम क्या सोचा है आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? आपके वार्ड में किन तरह की समस्याएं सबसे जटिल है जिस पे आपका पहला फोकस होगा? सबसे पहले तो पानी की समस्या। सुबह जो पानी आती है तो जब सब घर में नल खुल जाती हैं तो बहुत घर में पानी नहीं आती बिना मोटर का, तो मेरा पहला रुझान रहेगा कि उस पानी को सबके घर में अवेलेबल आवे बिना मोटर का। पानी तो आता है सबके घर में, लेकिन जब मोटर चलने लगता है तो हर घर में पानी यहाँ खींच लेती हैं, तो बहुत लोग के घर में नहीं आ पाता। जो गरीब है जिसके घर में मोटर नहीं लगा है तो उसके घर में पानी नहीं आ पाता, तो मेरा प्रयास रहेगा उसके घर में भी और बढ़िया जाए, जगह जगह हर गली में छोटा छोटा मिनी ट्यूबवेल लगाने का मेरा। रवि जी, हमें ये बताइए कि ये आप पहली बार चुनाव के लड़ने जा रहे हैं या इससे पहले भी कोई चुनाव आपने लड़ा है या समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं? समाज सेवा तो विगत हम 20-25 साल से समाज सेवा में हर चीज में चढ़ बढ़ के खड़े हैं जी। ये चुनाव तो जनता बताएगी। चुनाव तो मैं पहली बार लड़ने आया हूँ जी, जनता के प्यार के लिए, उनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है जी। तो आपके वार्ड में कितने लगभग वोट हैं और कितनी जनता आपके साथ है? मेरे वार्ड में लगभग 17,000 वोटें हैं। पोलिंग कितनी होने वाली है? पोलिंग अब जितनी पोलिंग हो जाए आपको मालूम नहीं? 25% हो, 35% हो, 40% हो, ये तो पोलिंग के ऊपर। एक जेन्युइन जो पोलिंग होती है, माना जाता है कि 60% नियर अबाउट पोलिंग हो जाती है, तो उसमें आपका वोट कितना है, आपको कितना मिलने वाला है? जी ये चुनाव होने के बाद पता चलेगा आपको। सर, आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि मेरे कितने सपोर्ट में लोग खड़े हैं।
मेरे सपोर्ट में जितने भी लोग हैं, मेरे क्षेत्र के मेरे भाई बहन बड़े बुजुर्ग सब मेरे साथ हैं। ये पोलिंग होने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं किस बहुमत से जीता हूँ। चलिए सर, मैं ये बताइए कि अभी आपके वार्ड में सीवर को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, नालियों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, और छोटी छोटी गलियां जो है जिसमें कि खड़ंजे वगैरह लगाए गए हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब ठीक ठाक है या दुर्व्यवस्था में है? जी, पहले तो ये जो स्मार्ट सिटी का जो गली बनी है, जो ये पत्थर चिकना वाला बिछा है, इस पे पानी अगर गिर जाता है तो पूरे गली में पानी फैल जाता है। अब बच्चे बूढ़े और महिलाओं क्षेत्र की उस पे फिसलने का उनका डर रहता है। और जो गलियां और क्षेत्र में भी बनी हैं वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, चंबर ब्रेकर ब्रेकर इन्होंने नहीं बनाया है। उससे क्षेत्र में जब तेजी में लोग गाड़ी चलते हैं तो ब्रेकर इनको बनाना चाहिए। और छोटे छोटे चेम्बर बनाए हैं जो आए दिन भर जाता है। और कई क्षेत्रों में गलियों में तो इन्होंने सीवर नए नहीं डाले हैं, पुराने ही पर सीवर दिखा के काम ठेकेदार ने कर दिया है। अच्छा, जो पूर्व पार्षद है जिसका कार्यकाल अभी खत्म होता है, उन्होंने क्या क्या काम अभी बाकी छोड़ रखा है जो आपको करना है? जी, जितने भी काम होंगे, अब जो छोड़े भी होंगे उसको हम देख के कार्य करेंगे। हम एक एक बिंदुओं पर क्षेत्र में टहल रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, जिनकी जो समस्या होगी उसको हम दूर करेंगे। अभी तक आपको क्या क्या समस्याएं मिली? जनता के बीच आप गए हैं, गलियों में गए, मोहल्लों में गए हैं, तो आपको क्या क्या नजर आया? क्योंकि अब देखिए, आप जो है एक सभासद के पद पे उतर चुके हैं, आपको प्रत्याशी जिताए न जिताए वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप उस विचारधारा में बह रहे हैं। अभी आपको चुनाव लड़ना है तो आपको ये चीजें जो है नोटिस करनी पड़ेगी कि आप मोहल्ले में घूम रहे हैं तो क्या क्या कमियां हैं। हम लोग देख लेते हैं आते जाते एक बार में, आपने क्या देखा? जी, हम टहल रहे हैं अभी क्षेत्र में, जहाँ जहाँ हम टहल रहे हैं, जहाँ जहाँ समस्या होगी उसको हम लिख रहे हैं और उसको मैं दिमाग में भी रखा हूँ। उसको जो मैं जीत जाऊँगा या नहीं भी जीतूँगा या टिकट मुझे नहीं भी मिलेगा, तब इस क्षेत्र में मैं लगातार जैसे पहले काम कर रहा था वैसे आज भी करूँगा क्षेत्र के लिए। अच्छा, आपके इधर एरिया में शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें ना टीचर रह गए हैं और ना ही बच्चे रह गए हैं, क्योंकि शिक्षा एक जीवन का मेन जो है स्पाइनल है, एक रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। शिक्षा अगर नहीं है तो इंसान जानवर जैसी जिंदगी जीने पे मजबूर है। शिक्षा ही सब कुछ है, मेरा मानना है, आप चाहे जो भी समझते हो। तो शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्थाएं? जैसे कि लोगों का आरोप है ना प्राइमरी विद्यालय जो होते हैं वो ना ढंग से है, ना टीचर ढंग से है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं वहाँ पे। सभी लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। तो इन सरकारी विद्यालयों का क्या मतलब है अगर ऐसा सब लोग कर रहे हैं तो? या अगर है तो उसमें लापरवाहियां हो रही है या ढंग से लोग आ रहे हैं, टीचर समय पे अवेलेबल है? बहुत सारे लोगों का आरोप ये भी रहता है कि टीचर आते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, पेपर पढ़ेंगे और समय होने पे निकल जाते हैं। ऐसा भी होता है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इन सब मामलों को लेकर आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? आपका वार्ड सुरक्षित है इन चीजों से या असुरक्षित? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मछुदरी पार्क के पास, बिरला हॉस्पिटल के पास एक स्मार्ट स्कूल बनाया गया है, जिसमें गरीब वर्ग का जो बच्चे हैं उनके परिवार का एडमिशन नहीं हो पाया। जो कुछ सोर्स पानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लगा पाए, नेताओं से, उनका तो हो गया, बाकी आम लोगों का नहीं हो पाया उनमें एडमिशन। क्यों नहीं हो पाया? ये सरकार जाने की क्यों नहीं हो पाया। सरकार बतावे मुझे कि वहां पर क्यों नहीं हो पाया, वहां पर धांधली किस बात की हो रही है। अब किस बात के लिए वहां पर पैसे वाल के घर के लड़के जाके उसमें अपना एडमिशन कराएं, उनके परिवार के लोग, उसमें फार्म नहीं मिल पा रहा था गरीब लोग को। माताएं बहनें टहल रही थी, क्या फार्म बढ़ गया? क्या उनका एडमिशन पहले से हो गया? ऐसा क्यों होना चाहिए? उसमें इनको सिलेक्ट करना चाहिए वार्ड के लोग, गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवार के लिए, कि स्मार्ट स्कूल माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बनाए हैं, तो स्मार्ट स्कूल गरीब बच्चों के लिए बनाया है, तो उसमें इनको खोज के वार्ड के सर्वे करा के उनको बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। लेकिन उसमें नहीं हो पाया किसी बच्चों का, बहुत बच्चों का। तो इस पे किसी ने आवाज उठाया, आपने आवाज उठाया कि इस तरह का जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? शिक्षा तो हर किसी का बराबरी अधिकार है, तो क्यों नहीं होता है एडमिशन? क्या रीजन है? टीचर की लापरवाही है या आगे से ऊपर से आदेश है ऐसा कुछ कि गरीबों का एडमिशन नहीं लेना है? क्या है रीजन? जी, ये सरकार में अगर आवाज आप उठाते हैं तो आपकी आवाज को दम बंद कर दी जाती है, मुकदमे डाल के, जेल भेज के, और आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर देगी। तो इसीलिए विपक्ष के जितने नेता हैं
वो शांत बैठे हैं, वो अपनी आवाज को नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब डर है अंदर से कि मतलब बीजेपी सरकार में अगर हम आवाज सही के लिए उठाते हैं तो मेरे साथ ज्यादती हो सकती है। जी, ये तो आप लोग बता सकते हैं कि डर है कि नहीं है, ये आप मीडिया है। सर आप अभी जैसा आपने कहा कि नहीं कह सकते, सभी नेता जो है विपक्षी के वो खामोश बैठे हैं, वो लोग चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं लेकिन नेता लोग खामोश बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं डर है, तभी तो खामोश बैठे हैं, वरना सच्चाई पे आवाज उठाने के लिए डर किस बात जी, की? मैं आपको बता दूं कि मैं समाजवादी लोग हूं और हम लोग डरने या लड़ने से नहीं मरते हैं। मेरे नेता के गुरु जी ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, मैं मारूंगा भी नहीं तो मैं मानूंगा भी नहीं। इसी तरह हम लोग समाजवादी क्रांतिकारी लोग हैं और समाजवाद हम लोग के अंदर खून में भरा हुआ है। हम लोग डरने का काम नहीं करते, हम लोग लड़ने का काम करते हैं। हम लोग सही मुद्दे पर लड़ने का काम करते हैं, हम लोग मुकदमे और जेल से नहीं डरते हैं। तो सर ये क्या सही मुद्दा नहीं है शिक्षा को लेकर? ये तो हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा ही अगर नहीं है, डिस्टर्ब है, तो फिर इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है? जिस पे तो पहले देश के हमारे जो वर्तमान की सरकार, वो तो प्राइवेट में जो इतनी फीसें लग रही हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करना चाहिए। उसमें जो बच्चे मान लीजिए सरकारी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो जाकर प्राइवेट में भी आसानी से पढ़ लें, उनकी फीस कम हो जाए। जी, लेकिन वो क्यों करेगा? वो तो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला है, वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए थोड़ी खुला है प्राइवेट स्कूल। सरकार सुविधा दे उनको, सरकार सुविधा दे। सरकार क्यों सुविधा देगी? सरकार तो बहुत सारी चीजें प्राइवेट कर रही है, निजी हाथ में जो है बेच दे रही है, सरकार की संपत्ति जो है निजी हाथ में बेच रही है, तो सरकार क्यों चाहेगी ऐसा? सरकार सारी समस्याओं को दिखा रही कि मैं सब चीज कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ, तो सरकार दिखावे। तो यही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सरकार तो विकास कर रही है लेकिन सब कुछ जो है बेच रही है, निजी किसी के हाथ जो है कर रही है, निजी संस्था के हाथ कर रही है, तो क्यों कर रही है ऐसा? तो उसको जो है इस पे आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से, अगर आप लोग भी चाहें तो उसको दिखा सकते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि जहाँ सच्चाई की बात होती है, जहाँ सत्य की बात होती है, वहाँ पर मीडिया उस रील को काट देती है। जी बिल्कुल, बेशक सही कहा है आपने, लेकिन हर मीडिया नहीं ऐसा करती है। मुझे जो लगता जो है जो जो बिकाऊ मीडिया है वही करती है, हर मीडिया वाले नहीं करते। मैं किसी मीडिया को बिकाऊ नहीं कहूंगा कि पत्रकार मेरे भाई हैं और मीडिया भी मेरी भाई है, मैं किसी को बिकाऊ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सत्य जरूर दिखाएं, उसको रील ना काटें। नहीं तो सत्य क्यों दिखाएंगे? जब वो पार्टी से बिके हुए हैं तो सत्य क्यों दिखाएंगे वो? देखिए, मैं किसी को, पत्रकार मेरे भाई हैं, मीडिया भी मेरी भाई है, तो मैं उनको आरोप नहीं लगा सकता हूँ कि बीके हैं कि क्यों हैं। वो भी मेरे परिवार जैसे मीडिया है, तो मैं उनको आरोप नहीं लगा सकता हूँ कि बीके हैं कि नहीं बीके हैं, ये मैं साबित नहीं कर सकता। तो सत्य दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाते? सब तो वो आप लोग बता सकते हैं, आप भी चैनल के माध्यम से आए D7 न्यूज से, ये आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ। ये आप भी जानते हैं? जी, आप भी जानते हैं कि अगर मीडिया सच नहीं बता रही है, नहीं दिखा रही है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? उसके पीछे आप लोग बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये चैनल के माध्यम से आप उसके मेन है, आप बता सकते हैं। जी चलिए, और हमें ये बताइए कि अब मान लीजिए यहाँ की जनता आपको जिता देती है, तो अब सर्वप्रथम आपका क्या उद्देश्य होगा? सर्वप्रथम का मतलब कि मुख्य जो आपका लक्ष्य है कि जीतने के बाद मुझे सर्वप्रथम किस पे फोकस करना है, वो क्या है? जी, जीतने के बाद तो जैसे मैं क्षेत्र में रोज अभी बना हुआ, रोज टहल रहा हूँ, क्षेत्र में सबसे मिल रहा हूँ, आम लोग से, पब्लिक से, महिलाओं से, बहनों से, भाइयों से, रोज जिसे हो रहा हूँ क्षेत्र में सबसे लगातार। मैं जीतने के बाद भी इसी तरह रोज क्षेत्र में अपने चेहरे को सबके बीच में रोज दिखाऊंगा। सर दिखाना, चेहरा दिखाना विकास नहीं होता। मैंने कहा कि सर्वप्रथम आपकी फोकस क्या होगी कि मैं क्या करने वाला हूँ सर्वप्रथम। जैसे होता है ना कि किसी का शौक होता है कि मैं, अगर मुझे ये अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलता है, तो मैं सबसे पहले बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान बनवाऊंगा, बारात घर बनवाऊंगा, और जो है अपने वार्ड में जो है सामुदायिक शौचालय बनवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को सुबह शाम टहलने में भी दिक्कत ना हो, अपना आसानी से जो शौच कर सकें। और इस तरह की बहुत सारी अपनी प्रति वो होती है, अपेक्षाएं होती है कि हमें सर्वप्रथम ये करना है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि सर्वप्रथम आपके मन में क्या है? ऐसा कुछ आपने सोचा है? अभी तक सोचा ही नहीं है। जिस उस मुद्दे पर भी मैं आ रहा हूँ जी, कि जैसे आप बगल में मेरे मछुदरी पार्क मेरे वार्ड में पड़ता है, स्मार्ट और विकास को देख के कई करोड़ों रुपया लगे, लेकिन खेल कूद का मैदान, वो जो बच्चों के लिए खेलने कूदने का मैदान था, वो नहीं बनाया गया। उसको थोड़े से विकास करके पेड़ पालो लगा के, पौधे लगा के उसको विकास दिखाएं, लेकिन वो विकास खेल कूद के लिए कुछ भी नहीं बन पाया। प्लस मेरे बगल में मेरे वार्ड से सटा टाउनाल मैदान है जो बच्चों के लिए खेल कूद का रहा, वहां पर भी उन्होंने पार्किंग का और पैसा उतारने के लिए 10 रुपया टिकट पार्क के लिए भी लगा दिए। तो मैं सबसे पहले
पार्षद बनने के बाद खेल कूद के मैदान को, अपने मछुदरी पार्क को सही करूंगा। और जो मैदान सही नहीं है तो बच्चे आजकल खेल कूद नहीं पा रहे तो मोबाइल में लीन हो जा रहे हैं। मोबाइल में लीन होने से उनकी मानसिकता सिर्फ मोबाइल पर हो जा रही है, ना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना उनकी शरीर स्वस्थ हो पा रही है, नहीं दौड़ पा रहे हैं। देखें कितने बच्चे सुस्त हो जा रहे हैं, तो इसी कारण है कि उनको खेल कूदने का जगह नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मैं अगर जीतता हूं तो मछुदरी पार्क को, अपने पार्क या अपने सटे किसी भी पार्क को या मैदान को, उसको सही कराऊंगा खेल कूद के लिए। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि पेंशन योजना को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में समाजवादी पार्टी का जब पेंशन था, समाजवादी योजना का था, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सिरी से लाइक करते थे और जो वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी समाजवादी पेंशन पाने का काम किए हैं। जो बसपा के भी थे वो भी पेंशन पाने का काम किए हैं। मैं देखा हूँ, मैं उसके घर भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ। आज ये दूसरा है कि उनको घर पर पेंशन बंद हो गई है सरकार जाने के बाद। तो अभी उनको पुनः मिल पाएगा दोबारा? जी, अगर पुनः मेरी प्रयास रहेगी कि उनके लिए कोई भी सरकार की योजना रहेगी, सरकार की जितनी भी योजना रहेगी, वर्तमान में किसी की भी सरकार बैठेगी, अगर सरकार की योजना रहेगी तो मैं पूरा लाभ अपने क्षेत्र की जनता के लिए खड़े रहूंगा। देखिए, अभी तक आप लोग सुन रहे थे रवि यादव उर्फ कल्लू जी को, और इनका कहना है कि वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा स्तर को लेकर, खेल कूद को लेकर, और गली सीवर नालियों को लेकर। तो इन तरह की बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे मौजूद है अभी। और बीते कुछ पिछले पार्षद जो थे उन्होंने शायद बहुत सारे काम को छोड़ कर गए हैं। तो अब ये इनको अगर यहाँ की जनता सपोर्ट करती है, जिताती है, तो ये 110% यहाँ सारे काम जो है करने को तैयार रहेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक भाई साहब हैं जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये खेल कूद में काफ़ी रुचि रखते हैं और शायद किसी पोस्ट पे भी हैं। हम उनसे भी दो चार बातें करेंगे कि आखिर। नमस्ते सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमें कि आपका नाम और कहाँ से बिलोंग करते हैं और किन चीज़ों में रुचि रखते हैं। सर, मेरा नाम अजीत यादव, मैं मलखम सेक्रेटरी वाराणसी एसोसिएशन, और मैं नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ मलखम में, और मैं वार्ड नंबर 55 प्रसाद घाट का ही निवासी हूँ, और मैं खेल कूद को ही बढ़ावा देने का कार्य कर रहा हूँ उस समय। और जैसा कि आप देखेंगे कि मैं मलखम प्लेयर हूँ, बनारस के अंदर मलखम लुप्त हो चुका है, और जैसा कि खेल मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर ने मलखम को खुद प्रमोट किया है कि मलखम देश के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में इसका जो है प्रचार हो, तो इसलिए मलखम को खेलो इंडिया में शामिल किया गया है। और अभी अप्रैल माह में बनारस को 3 गेमों का कराने का आयोजक बना है, जैसे मलखम, योगा, कुश्ती। अच्छा सर, एक सेकेंड, मैं माफी चाहूँगा, ये बताइए हमें कि जनता को बताइए कि ये मलखम किसी खेल का नाम है या किसी एसोसिएशन का नाम है या फिर किसी चीज़ का नाम है? ये मलखम क्या है? मलखम के बारे में बताइए। मलखम एक खेल है। मलखम ये प्राचीन कालों से खेला होते आया है। जैसा कि आप देखेंगे महाभारत काल में, और उसके पहले भी देख लीजिए आप, रामायण काल में, जैसे पहले जब युद्ध होता था, तो अब इतना हाईटेक हो गया है। पहले मलखम जब होता था तो पहले इतना टेक्निक नहीं था। पहले पैर को बलशाली बनाने के लिए, हाथ पैर को बलशाली बनाने के लिए एक लकड़ी नुमा खंभा होता था, उस पर सारे पहलवान को प्रैक्टिस कराया जाता था कि उनका जांग, पैर, हाथ मजबूत रहे। तो वो मल मीन हो गया कुश्ती, खम माने खंबा, खंबे पे कुश्ती, तो वो कुश्ती कराने के लिए मलखम कराया जाता था। और वो मलखम धीरे धीरे हाईटेक होता चला गया। अब इस समय मलखम जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आप देखेंगे इंडिया गॉट टैलेंट में मलखम होता है, वर्ल्ड लेवल पे मलखम हो रहा है। लेकिन बनारस के अंदर जो मलखम इसका पैदा करने वाला मलखम को बनारस में था, वो मलखम अब विलुप्त हो चुका है बनारस के अंदर से। तो हम लोगों का प्रयास है, और हर स्कूल के लोगों से, हर टीचर, हर प्रिंसिपल कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि मलखम को एक बार अपने स्कूल में गेम के रूप में जोड़ा जाए। जैसा कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश, आप देखेंगे छत्तीसगढ़, मलखम से वो लोग राज्य में के अंदर जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं, सरकारी जॉब निकल रहे हैं, वहाँ अपने अपने राज्य में लोग नौकरी दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या यूपी के अंदर लोग मलखम को जान भी दे रहे हैं। बनारस के अंदर तो लोग जानते ही नहीं। जैसा कि आपसे पूछेंगे तो आप सोचेंगे मलखम क्या है। मलखम एक खम्बे नुमा है, उस पर उस पर हम लोग इवेंट करते हैं, उस पर योगा करते हैं, लचीला फुर्तीला सारे चीज़ होते हैं। जैसा कि अभी अप्रैल माह में स्टार्ट होने वाला है बनारस के अंदर,
आप लोग जो नहीं भी देखे हैं वो देख सकते हैं आके, और यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के माध्यम से भी मलखम के बारे में जान सकते हैं। और जैसा कि हमारे छोटे भाई रवि यादव कल्लू चुनाव में उतरे हैं, और इनसे भी हम लोग इनको गाइडलाइन भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में कभी भी आप पार्षद बनेंगे तो मछली पार्क के अंदर खेल का ऐसा प्रारूप तैयार करेंगे कि जो बच्चे अभी देखें, टाउनहाल भी बंद हो गया, बेनिया पार्क भी बंद हो गया, मछुदरी भी बंद हो गया, तो बच्चे खेल में पीछे जा रहे हैं। अभी आप देख लीजिए फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, 10-10 लाख जो देशों की जनता वहाँ पर रहती है वो फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेते हैं, लेकिन भारत में 125 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं, लेकिन हमारी टीम वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? खेल के प्रति लोग अपना रुझान बढ़ाएं। सिर्फ विकास से ही देश नहीं चलता है, खेल कूद में भी चलता है, आर्थिक स्थितियों से चलती है। ये नहीं कि नाली, सीवर, लाइट से ही देश चलेगा, खेल कूद से भी देश चलेगा। जैसा कि एक नारा लगा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, फिट इंडिया। जी, तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि मलखम को आप लोग थोड़ा जानें, अपने अपने घर के बच्चों को मलखम कराएं, उससे उनका शारीरिक विकास भी तेज होगा, बुद्धि विवेक तेज होगा। देखिए, इसी बीच हमारी बातचीत जो है अजीत यादव जी से भी हो रही थी। आप लोगों ने देखा सुना इनको, और इनका कहना है कि खेल कूद भी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो उनकी हड्डियां और उनकी मांसपेशियां जो है मजबूत नहीं होंगी, और जो नसें हैं वो भी जो है ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो जाता है खेलकूद में। और अगर घर में रहेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो उसमें जो है बच्चे सुस्त भी हो जाते हैं, और उनका मानसिकता जो है वो खाली मोबाइल में ही जूझ जाता है, और वो अपने भविष्य के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो खेल कूद भी जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी होना बहुत ही अनिवार्य है। और खेल तो एक ऐसी खेल है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, और जो है देश में है, और जो है अपने प्रदेश में भी है। तो हर जगह पे खेल है, खेल भी होना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो चलते हैं और भी वार्ड में और जाने के बाद समस्या